समायरा जैसे ही उस निशान पर अपना हाथ रखती है, उसे एक जोर का झटका लगता है। वो झटका इतना तेज था कि समायरा विशिंग वेल से कई फीट दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। समायरा अब वहां अपने पीठ के बल पर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे काफी चोटें लग गई थी और दर्द के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर के बाद समायरा उठकर वहीं बैठ जाती है। इस वक्त समायरा की पीठ विशिंग वेल की तरफ थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई हो। आसपास घना जंगल था जो रोशनी को विशिंग वेल तक पूरी तरह से आने नहीं दे रहा था। वहां ऐसा लग रहा था जैसे दिन ढलने वाला हो। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी सी छाई हुई थी। इन्हीं सबके बीच समायरा घायल होकर जमीन पर बैठी थी। इस सन्नाटे के बीच समायरा को एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, समायरा, समायरा। ये आवाज पीछे से आ रही थी। वो आवाज सुनते ही समायरा की सांसें थम जाती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। धीरे धीरे समायरा के पीछे उस विशिंग वेल से वही साया बाहर निकलता है। समायरा पीछे मुड़कर तो नहीं देखती, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि उसके पीछे कौन है। वो साया हवा में उड़ते हुए धीरे धीरे समायरा के ठीक पीछे आ जाता है और फिर अचानक से उसके सामने। समायरा की नजरें अभी भी नीचे जमीन पर ही थी। उसे एहसास हो गया था कि अब वो साया उसके ठीक सामने है। समायरा अपनी तेज सांसों को संभालते हुए धीरे धीरे अपना सर उठाती है और उसकी नज़र अपने सामने उस साये पर जाती है। उस साये को देखते ही समायरा की रूह कांप जाती है। अब उसकी आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते हैं और समायरा कुछ पल के लिए बीते हुए वक्त में चली जाती है। वो देखती है कि 15 साल की एक लड़की विशिंग वेल के पास रोते हुए बैठी थी। उसकी आंखों में दुख से ज्यादा डर था। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। अंधेरी रात में वहां किसी औरत की दर्दनाक चीख गूंज रही थी। उस लड़की के ठीक सामने वो साया था। उस साये ने एक औरत की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया था और कुछ ही देर के बाद उस औरत की गर्दन से खून बहते हुए जमीन पर गिरने लगता है। ये देखकर उस लड़की की चीख निकल जाती है। वो 15 साल की लड़की कोई और नहीं बल्कि समायरा ही थी। तभी उस साये से एक भयानक आवाज आती है। इतने सालों बाद उस साये की आवाज सुनते ही समायरा प्रेजेंट में आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके खुद से कहती है, नहीं समायरा, तू डर नहीं सकती, तेरा डर ही इसकी ताकत है। ये सोचकर समायरा अपनी आंखें खोलती है और गुस्से से उस साये को देखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा डर कहीं चला गया है। समायरा उठकर अपने कपड़े से धूल झाड़ते हुए कहती, हाँ, इतने सालों बाद मैंने सोचा तेरी ये गंदी भयानक शक्ल एक बार और देख ही लूं। वो क्या है ना, तेरा वक्त अब जल्द ही खत्म होने वाला है। वो साया गुस्से में और भी भयानक आवाज में कहता है, क्यों आई हो यहाँ? समायरा अपने डर के ऊपर मुस्कुराहट लिए हुए कहती है, तू तो मुझे ही देख कर डर गई, भूल गई क्या वो दिन? अब पास आता जा रहा है, सिर्फ 6 महीने ही बाकी हैं। अब तो और लोग भी यहाँ आने वाले हैं। समायरा की बात को सुनकर वो साया तेज आवाज में कहता है, तुम क्यों आई हो यहाँ? समायरा गुस्से में उस साये को घूरते हुए कहती है, तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज छीनने आई हूँ, युवराज, युवराज दीवान। ये सुनते ही वो साया गुर्राने लगता है और अपने एक हाथ से समायरा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से कुछ फीट ऊपर उठा देता है। इससे समायरा का दम घुटने लगता है और वो छटपटाने लगती है। वो साया समायरा से कहता है, युवराज सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू भूल गई क्या? 11 साल पहले तेरी माँ ने भी यही कोशिश की थी और मैंने उसका क्या हाल किया था? उस साये की बात सुनते ही समायरा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे फिर से वही विजुअल्स आने लगते हैं जो उसे कुछ पल पहले दिख रहे थे। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती, मुझे सब याद है और वही हिसाब बराबर करने मैं वापस आई हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहते ही समायरा हवा में लटके हुए अपने पॉकेट से भभूत निकालती और मंत्र पढ़ने लगती है। समायरा को मंत्र पढ़ते देख उस साये से आवाज आती है, ये भभूत तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता है। उस साये ने काफी देर तक समायरा का गला पकड़ा हुआ था। अब समायरा को सांस भी नहीं आ रही थी। वो अपनी सांसें संभालते हुए कहती, मुझे पता है इस भभूत का तुझ पर कोई असर नहीं होता, लेकिन सिर्फ रात में। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ दिन में क्यों आई हूँ? ये कहते ही समायरा वो भभूत उस साये के ऊपर उड़ा देती है। जैसे ही भभूत उस साये पर पड़ता है, उसकी पकड़ समायरा की गर्दन से छूट जाती है और समायरा नीचे गिर जाती है। साया हवा में कुछ कदम पीछे हो जाता है।
जमीन पर गिरते ही समायरा फुर्ती से उठती है और दौड़ते हुए अपने बाइक की तरफ बढ़ती है। अपने बाइक के पास पहुंचकर वो बाइक स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ जाती है। समायरा जंगल के ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर तेजी से बाइक भगा रही थी। जैसे ही वो जंगल के बाहर रोड पर पहुंचने वाली होती है, उसके पीछे से एक घूमती हुई कटार आती है और समायरा की पेट में घुस जाती है। उस कटार के लगते ही समायरा की सांसें एक ही बार में रुक जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। उसकी बाइक एक पेड़ से टकरा जाती है। समायरा हवा में उछलते हुए पुराने रोड पर आ रही एक कार के सामने गिर जाती है। किसी को कार के सामने गिरते देख कार का ड्राइवर फौरन ब्रेक लगा देता है और समायरा कार के नीचे आने से बच जाती है। वो एक पुलिस कार थी जिसे अमन चला रहा था। इसके अलावा कार में अर्नब और गोपाल भी बैठे थे। जैसे ही कार रुकती है, वो तीनों भागते हुए समायरा के पास जाते हैं। समायरा पेट के बल सड़क पर पड़ी थी। अर्नब उसके पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। अर्नब ने अभी तक समायरा का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। सबसे पहले उसकी नजर समायरा की पीठ पर लगे कटार पर जाती है। वहां से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अर्नब बिना देर किए धीरे से वो कटार बाहर निकालता है और उस जगह को एक कपड़े से बांध देता है। इसके बाद अर्नब समायरा की बॉडी को पलट देता है। अब अर्नब के सामने समायरा का चेहरा था। उसका चेहरा देखते ही अर्नब हैरान रह जाता है। उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले इसी रोड पर समायरा ने अर्नब की जान बचाई थी। समायरा अब तक बेहोश हो चुकी थी। अर्नब हैरानी से समायरा को देख रहा था। तभी अमन बोल पड़ता, सर, ये तो वही लड़की है जिसने उस दिन बंगले के बाहर मुझे वो भभूत दिया था और आपकी जान बचाई थी। अमन की बात सुनकर अर्नब और भी हैरान हो जाता है। अगले ही पल उसकी नजर समायरा के चोट पर पड़ती है। इतनी दूर से गिरने की वजह से समायरा के सर पर एक गहरी चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। अर्नब समायरा को गोद में उठाकर कार के अंदर ले जाता है। अमन कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। इधर सुहानी हॉस्पिटल से कॉलेज आकर निशा और विवेक को ढूंढ रही थी। उन्हें ढूंढते हुए जब वो कैंटीन पहुंचती है तो वो देखती है कि निशा और विवेक वहां मुंह लटकाए बैठे हैं। उनके हाथ में कॉफी मग था, लेकिन वो दोनों उसे पी नहीं रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को कोई गहरा सदमा लगा हो। सुहानी उनके पास जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। सुहानी को देखकर वो दोनों और भी नाराज हो जाते हैं। सुहानी उन दोनों से कहती, क्या हुआ, तुम दोनों का मुंह गुब्बारे की तरह क्यों फूला हुआ है? सुहानी की बात सुनकर विवेक चिढ़ते हुए कहता है, तुम कहाँ थी और पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है वहां हमारे साथ क्या हुआ? सुहानी हड़बड़ाते हुए कहती, क्या हुआ? निशा भी चिढ़कर कहती, छोड़ो विवेक, हमें इससे बात ही नहीं करनी है। सुहानी माफी मांगते हुए कहती है, अरे सॉरी यार, मैं वहां नहीं आ पाई। तुम दोनों इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लेकिन विवेक गुस्से में कहता, गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है एएसपी सर ने हमें कितना सुनाया है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं, उल्टा हम अपनी बेइज्जती कराकर आ गए। सुहानी हैरानी से कहती है, क्या तुम दोनों को वहां डांट पड़ गई? निशा फिर से चिढ़ते हुए कहती, हाँ, एएसपी सर ने हमें बुरी तरह से सुना दिया और इन सब चीजों से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, अगर एएसपी सर ने तुम दोनों को डांट दिया तो तुम दोनों मुझसे क्यों गुस्सा हो? निशा कहती है, क्योंकि तू वहां नहीं आई और तुझे डांट नहीं पड़ी। ये मिशन तो हम तीनों का है, तो डांट भी हमें बराबर पड़नी चाहिए ना। निशा की बातें सुनकर सुहानी अपनी हंसी छुपाते हुए कहती है, तो तुम लोग इसलिए गुस्सा हो कि मुझे डांट नहीं पड़ी? सुहानी के सवाल का निशा और विवेक कोई जवाब नहीं देते। उन दोनों को ऐसे गुस्से में देखकर सुहानी की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसते देखकर निशा और विवेक को लगता है जैसे सुहानी उन दोनों को चिढ़ा रही है। इससे उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद सुहानी उन दोनों को समझाते हुए कहती, अरे यार, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ पाई क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई थी। सुहानी की ये बात सुनकर विवेक और निशा अपना गुस्सा भूल जाते हैं और दोनों साथ में कहते हैं, हॉस्पिटल क्यों गई थी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुहानी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं हॉस्पिटल इसलिए गई थी क्योंकि सुहानी निशा और विवेक को अपनी सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। निशा खुश होकर कहती, चल अच्छा है, अब तू गजनी नहीं रहेगी और तुझे तेरा पास्ट और तेरे रियल मॉम डैड भी याद आ जाएंगे। सुहानी निशा की बात को इग्नोर करके उससे कहती, तो क्या सच में तुम दोनों को एएसपी सर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? विवेक उदास होकर कहता है, नहीं यार। विवेक की बात को सुनकर सुहानी भी उदास हो जाती है। उसे देखकर निशा कहती, सुहानी, तू भी किसकी बात सुन रही हो? ये ना आज डांट खाकर सदमे में चला गया है, इसलिए इसे कुछ याद नहीं आ रहा। हमें वहां से एक इन्फॉर्मेशन मिली है।
सुहानी और विवेक क्यूरियस होकर निशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन? निशा अपना सर टेबल की तरफ झुकाते हुए धीरे से कहती है, यही कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से पद्मिनी सिंघानिया 2007 से पहले लंदन में रहती थी। ये सुनकर विवेक चिढ़ते हुए कहता, ये क्या इन्फॉर्मेशन हुआ? इस हिसाब से तो पद्मिनी इनोसेंट निकली ना। निशा कुछ सोचते हुए कहती, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी सुहानी कहती है, मुझे लगता है हमें पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस की तलाशी लेनी चाहिए। निशा और विवेक हैरानी के साथ कहते हैं, क्या फिर से तलाशी? लेकिन क्यों? सुहानी उन दोनों को समझाते हुए कहती, देखो 100 लोगों से पूछने के बजाय हमें सीधा पद्मिनी के ऑफिस की ही तलाशी ले लेनी चाहिए। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं मिल जाएंगे और हमें सच का पता भी चल जाएगा। निशा और विवेक सुहानी की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें भी सुहानी की बात सही लगती। अब वो तीनों पद्मिनी का राज खोलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। विवेक कुछ सोचकर कहता है, तो हमें ये काम कब करना है? सुहानी कहती है, परसों संडे है, उस दिन कॉलेज में बहुत कम लोग आते हैं, उस दिन पद्मिनी के ऑफिस में घुसना आसान रहेगा। दूसरी तरफ अर्नब, गोपाल और अमन लाइफ केयर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। उन तीनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। गोपाल परेशानी भरी आवाज में अर्नब से कहता, सर, ये पुराना रोड तो दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है। वहाँ रात को तो लोगों की मौतें होती ही थी, अब दिन में भी हमले शुरू हो गए हैं। गोपाल की बात को सुनकर अर्नब सोच में डूब जाता है और थोड़े टाइम बाद कहता, नहीं गोपाल, शायद ये अटैक उसने नहीं किया है जो रात को लोगों को मारता है। गोपाल कहता, सर आप ये कैसे कह सकते हैं? अर्नब आगे कहता, गोपाल, इससे पहले जो मौतें होती थी उनके गर्दन पर एक अजीब सा निशान होता था जो शायद किसी जानवर का रहा होगा, लेकिन इस लड़की पर किसी ने चाकू से हमला किया है, वो भी पीछे से। शायद ये उस हमलावर से भागने की कोशिश कर रही थी और उसने इस पर पीछे से अटैक किया हो। उन दोनों की बात सुनकर अमन बीच में ही बोल पड़ता है, नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। जिस हथियार से उस लड़की को मारा गया है वो कोई नॉर्मल चाकू नहीं बल्कि अभिमंत्रित कटार है। अमन इतना ही कह पाता है तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुल जाता है। वहां से डॉक्टर बाहर आते हैं। अर्नब, गोपाल और अमन डॉक्टर के पास जाते हैं। अर्नब डॉक्टर से कहते हैं, पेशेंट की हालत अब कैसी है? इस पर डॉक्टर अर्नब से कहते हैं, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी वो बेहोश है, शायद कल सुबह तक होश आ जाए। ये सुनते ही अर्नब चैन की सांस लेता है। वो अमन की तरफ मुड़कर कहता है, अमन, आज रात तुम यहीं हॉस्पिटल में रहोगे। हो सकता है जिसने इस पर अटैक किया था वो फिर से अटैक करने की कोशिश करे। अमन हाँ में अपना सर हिलाता है और अर्नब हॉस्पिटल से चला जाता है। शाम के 5 बजे थे। युवराज ड्राइव कर रहा था, तभी एक सुनसान जगह पर वो अपनी कार रोक देता है। एक पतला दुबला लड़का आकर युवराज की कार में उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। ये वही लड़का था जिसने पिछली बार युवराज को सुहानी की इन्फॉर्मेशन दी थी। युवराज सामने देखते हुए कहता है, शुरू करो। वो लड़का सस्पेंस रिवील करने की अंदाज में कहता है, मिस्टर दीवान, ये सुहानी शर्मा के डैड आलोक शर्मा का कुछ बहुत बड़ा पंगा है। आगे की कहानी को और भी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, और शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट भी करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। वो लड़का सस्पेंस करने की अंदाज में कहता है, मिस्टर दीवान, ये सुहानी शर्मा के डैड आलोक शर्मा के साथ कुछ बहुत बड़ा पंगा है। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, वो मुझे पता है, तुम ये बताओ कि तुमने क्या पता किया। युवराज के इस एटीट्यूड से उदास होकर वो लड़का कहता, मिस्टर दीवान, पिछले कई दिनों से मैंने आलोक शर्मा पर नजर रखा था। जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और उसकी सैलरी कुछ 50,000 है। युवराज गुस्से से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उसकी सैलरी पता करने के लिए तुम्हें उसके पीछे नहीं लगाया था। युवराज का गुस्सा देखकर वो लड़का घबराते हुए उससे कहता, मिस्टर युवराज, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। युवराज अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, ठीक है, बोलो। युवराज को शांत देखो वो लड़का कुछ रिलैक्स होता है और कहता, मिस्टर दीवान, आलोक शर्मा की सैलरी तो 50,000 है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल 50,000 वाली नहीं है। युवराज कंफ्यूज होकर उस लड़के की ओर देखने लगता है। वो लड़का आगे कहता है, आलोक शर्मा का घर बहुत ही लग्जरियस है, उसके पास लग्जरी कार भी है जो कोई नॉर्मल टीचर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसके पूरे परिवार की लाइफस्टाइल बहुत ही हाई फाई है। युवराज अब सोच में पड़ जाता है कि उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था।
युवराज को याद आता है कि सेमेस्टर से पहले सुहानी बहुत नर्वस थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके 95% से कम आए तो उसकी स्कॉलरशिप चली जाएगी और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। हॉस्पिटल के लिए सुहानी पैसे की वजह से ही झिझक रही थी। अगर सुहानी के डैड इतने अमीर हैं तो सुहानी को पैसों की कमी कैसे हो सकती है? और उसका लाइफस्टाइल भी बहुत ही सिंपल है। उसे देखकर लगता नहीं कि उसके पेरेंट्स इतने रिच हैं। युवराज अपने ख्यालों में ही खोया था। तभी वो लड़का युवराज के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, मिस्टर दीवान, आप कहाँ खो गए? उस लड़के की आवाज से युवराज प्रेजेंट में आ जाता है। युवराज कहता है, हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? वो लड़का सस्पिशियस आवाज में धीरे से कहता है, मिस्टर दीवान, मैं कई दिनों से उसके घर के बाहर रुककर उस पर नजर रख रहा था। एक रात वहाँ एक अजीब सी बात हुई। युवराज कहता है, कौन सी बात? वो लड़का उस रात के बारे में बताते हुए कहता है, मैं आलोक शर्मा के घर से कुछ दूर अपनी कार पार्क करके उस पर नजर रख रहा था। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे और मैं अपनी कार में बैठकर बर्गर खा रहा था। ये सुनते ही युवराज के चेहरे पर इरिटेशन वाले एक्सप्रेशन आने लगते हैं। युवराज के एक्सप्रेशन पर बिना ध्यान दिए वो लड़का आगे कहता है, तभी मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने एक लंबी सी जैकेट पहनी हुई थी आलोक शर्मा के घर के पास आकर रुक गया। वहाँ आसपास काफी अंधेरा था और उसने चेहरे पर मास्क लगाया था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उस आदमी ने वहाँ कुछ देर तक अपने आसपास देखा, फिर अपने जैकेट के पॉकेट से एक पैकेट जैसा कुछ निकाला और उस पैकेट को आलोक शर्मा के घर के सामने वाले डस्टबिन में डालकर चला गया। युवराज फौरन बोल पड़ता है, क्या था उस पैकेट में? वो लड़का युवराज को समझाते हुए कहता, मिस्टर दीवान, आप थोड़ा पैसेंस रखिए ना, मैं सब बता रहा हूँ। ये सुनकर युवराज को और भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो शांत होकर उस लड़के की बात सुनता है। वो लड़का आगे कहता है, जब उस आदमी के जाने के बाद वहाँ कोई भी नहीं आया तो मैं उस डस्टबिन के पास गया और वो पैकेट निकाल कर देखने लगा। जब मैंने वो पैकेट खोला तो उसमें से 2000 के नोटों की गड्डियाँ रखी थी। मैंने वो पैसे गिने तो नहीं, लेकिन वो लगभग 3 लाख रुपए रहे होंगे। ये जानकर युवराज हैरान रह जाता है। वो लड़का आगे कहता है, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे सुनिए। युवराज अपनी बेसब्र आंखों से उस लड़के को देखता है। वो लड़का कहता है, जैसे ही मैंने वो पैकेट डस्टबिन में डाला वैसे ही आलोक शर्मा अपने घर से बाहर निकला। बाहर निकलकर वो अपने आसपास देखने लगा। उसके आते ही मैं छुप गया था। जब उसको आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तब वो उस पैकेट को डस्टबिन से निकालकर घर के अंदर ले गया। युवराज कहता, फिर अगले दिन क्या हुआ? वो लड़का जवाब देता है, ये कल रात की ही बात है। वो आगे कहता, मिस्टर दीवान, मुझे ये आदमी आलोक शर्मा बिल्कुल भी सही आदमी नहीं लग रहा। उसके साथ कोई बहुत बड़ा पंगा है। युवराज कुछ नहीं कहता। वो फिर से 2000 के नोटों की एक गड्डी उस लड़के की तरफ बढ़ा देता है। वो लड़का मुस्कुराते हुए उन नोटों की गड्डी को लेता है और थैंक्स बोलकर युवराज की कार से बाहर चला जाता है। युवराज अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। ड्राइव करते हुए उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वो अपने मन में कहता है, सुहानी के डैड क्यों नहीं चाहते कि उसकी मेमोरी वापस आ जाए, और उन्हें इतने सारे पैसे कौन दे रहा है? अगर उनके पास इतने पैसे हैं तो सुहानी की लाइफस्टाइल इतनी सिंपल कैसे है? युवराज के थॉट के साथ उसके कार की स्पीड भी बढ़ रही थी। वो इस वक्त सुनसान रोड पर 100 की स्पीड में कार चला रहा था। इस स्पीड में कार चलाते हुए युवराज अचानक से कार की ब्रेक लगा देता है और उसकी कार रोड पर घिसते हुए रुक जाती है। युवराज अब खुद से कहता है, बस अब बहुत हो गया इन्वेस्टिगेशन। इन सारे सवालों के जवाब मुझे बस एक ही आदमी से मिल सकते हैं। ये कहकर युवराज अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल करता है और कुछ बात करने लगता है। बात पूरी होने पर युवराज कहता है, काम कल तक हो जाना चाहिए। सुबह के 8 बजे थे। ठंड का मौसम था। हिमाचल के इस हरे भरे शहर में भी अभी भी धुंध फैला हुआ था। सूरज की हल्की रोशनी में पूरे शहर के साथ साथ सेंट थॉमस कॉलेज भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इस समय कॉलेज पूरा खाली था। केवल गार्ड्स और स्टाफ के कुछ लोग ही वहाँ थे। मौके का फायदा उठाकर निशा, सुहानी और विवेक चोरों की तरह कॉलेज कैंपस के अंदर जा रहे थे। निशा सबसे आगे अपने चेहरे पर किसी जासूस की तरह एक्सप्रेशन लिए चल रही थी। विवेक और सुहानी उसके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे, जो कि कंफ्यूज लग रहे थे। विवेक पीछे से निशा का हाथ खींचते हुए कहता, निशा, हम लोग तो कल पद्मिनी के ऑफिस की तलाशी लेने वाले थे ना, तो आज यहाँ क्या कर रहे हैं? निशा विवेक और सुहानी की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहती है, तुम लोगों ने क्राइम सीरीज नहीं देखी है क्या? एक स्मार्ट क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले क्राइम लोकेशन को अच्छे से देख लेता है।
निशा की बात सुनकर विवेक मुंह बनाते हुए कहता है, तो क्या हम क्रिमिनल्स हैं? निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, कॉलेज के ट्रस्टी के ऑफिस में चुपके से घुसकर डॉक्यूमेंट्स गायब करना क्राइम ही होता है। निशा की बात को सुनकर विवेक और सुहानी घबरा जाते हैं। वो दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं, हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। निशा इरिटेट होकर दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें कॉलेज के अंदर ले जाती है। पद्मिनी सिंघानिया का ऑफिस कॉलेज के आखिरी कोने में युवराज के ऑफिस के पास ही था। उसके ऑफिस के बाहर हर वक्त एक गार्ड होता था। पद्मिनी कभी कभी ही ऑफिस आती थी, इसलिए उसका ऑफिस अक्सर बंद ही रहता था। निशा उन दोनों को लेकर कैंपस के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पद्मिनी का ऑफिस था। वो पद्मिनी के ऑफिस को एक दीवार की आड़ से झांक कर देखने लगती है। ऑफिस के बाहर एक गार्ड था, इसलिए निशा छुप रही थी। सुहानी और विवेक कंफ्यूज होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ वो अब क्या करें। कुछ देर के बाद विवेक निशा की आड़ में पद्मिनी के ऑफिस की तरफ देखने लगता है। फिर सुहानी भी विवेक की आड़ में ऑफिस को देखने लगती है। इस तरह से दीवार के पीछे निशा, निशा के पीछे विवेक और विवेक के पीछे से सुहानी बड़े ध्यान से पद्मिनी के ऑफिस को देख रहे थे। निशा चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन सुहानी और विवेक बस कंफ्यूज थे। तभी सुहानी के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। सुहानी पद्मिनी के ऑफिस की तरफ इतने ध्यान से देख रही थी कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो ये काम सबसे छुपकर कर रही है। वो मुंह बनाते हुए बिना पीछे देखे उस हाथ को अपने कंधे से हटा देती है। कुछ ही पलों में वो हाथ फिर से सुहानी के कंधों पर आ जाता है और सुहानी फिर से उसे हटा देती है। तीसरी बार वो हाथ हल्की सी थपकी के साथ सुहानी के कंधे पर लगता है। अब सुहानी को याद आता है कि निशा और विवेक तो उसके आगे हैं, तो पीछे से कौन उसे थपकी मार रहा है। डर से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी उसी एक्सप्रेशन के साथ वो पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि युवराज खड़ा था। युवराज को वहाँ देखकर सुहानी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। निशा और विवेक ने अभी युवराज को नहीं देखा था। वो अभी भी पद्मिनी के ऑफिस डोर को ही देख रहे थे। सुहानी बिना पीछे मुड़े अपनी नजरें झुकाए हुए अपने हाथों से विवेक का शर्ट खींचने लगती है। विवेक बिना पीछे मुड़े सुहानी से अपना शर्ट छुड़ाकर कहता है, सुहानी परेशान मत करो ना। सुहानी फिर से विवेक की शर्ट खींचती है। डर से उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और युवराज का उसे घूरना उसे और भी डरा रहा था। विवेक फिर से वही करता है, लेकिन सुहानी लगातार उसका शर्ट खींचते रहती है। विवेक सुहानी की इस हरकत से चिढ़ जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, सुहानी क्या कर रही हो, देख नहीं रही कि मैं। विवेक इतना ही कह पाया था, तभी उसे सामने युवराज दिखता है। युवराज को देखकर विवेक का भी वही हाल होता है जो सुहानी का था। वो भी शॉक्ड होकर युवराज को देखता रह जाता है। अब बारी निशा की थी। सबसे ज्यादा फोकस होकर वही पद्मिनी की ऑफिस की तरफ देख रही थी। विवेक पीछे से निशा के कंधे पर थपकी देकर घबराते हुए कहता, निशा निशा। निशा कोई जवाब नहीं देती और विवेक का हाथ झटक देती है। विवेक फिर से वही करता है और निशा से सेम रिस्पॉन्स मिलता है। इस बार विवेक निशा के कंधे पर थपकी देकर धीरे से कहता, निशा, युवराज सर। निशा बिना पीछे मुड़े ही कहती, अरे यार, युवराज सर को बाद में देख लेंगे, अभी मुझे यहाँ देखने दो। निशा के इस जवाब से सुहानी और विवेक की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उनके सामने युवराज जो खड़ा था। युवराज अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम चाहो तो मुझे अभी देख सकती हो। युवराज के ऐसा कहते ही निशा की सांसें रुक जाती हैं। वो युवराज की आवाज अच्छे से पहचानती थी। बिना पीछे मुड़े ही निशा की हालत खराब हो गई थी। निशा अपने चेहरे पर युवराज का डर लिए हुए पीछे मुड़ती है। सामने युवराज शांत खड़ा था और उसके पास सुहानी और विवेक अपना सर झुकाए खड़े थे। निशा भी वहां अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती। कुछ ही पलों में निशा अपनी बाएं तरफ देखती और जोर से कहती, हाँ ऋचा, मैं बस आ रही हूँ। ये कहते ही निशा बड़ी तेजी से वहां से भाग जाती है, जबकि उसे किसी ने भी आवाज नहीं लगाया था। निशा के इस तरह से जाते ही विवेक भी निशा की तरफ देखते हुए कहता, हाँ निशा, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर विवेक निशा से भी डबल स्पीड से भाग जाता है। सुहानी उन दोनों को ऐसे जाते देखकर हैरान रह जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दोस्त इस मुश्किल की वक्त में उसे इस तरह से धोखा दे देंगे। अब वहाँ केवल युवराज और सुहानी थे। युवराज की तीखी नजर सुहानी पर थी। सुहानी भी उन दोनों की तरह वहां से भागने का फैसला लेती है, लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, उसका पैर मुड़ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। इससे पहले सुहानी लड़खड़ाकर गिर जाती,
युवराज उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। सुहानी युवराज की बाहों में आ जाती है। अब युवराज का एक हाथ सुहानी की कमर पर था और उसका चेहरा ठीक सुहानी के सामने। वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ जाते हैं और बस एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। युवराज की नजर सुहानी के मासूम चेहरे पर भी थी। सुहानी के चेहरे पर बार बार उसके बाल आ रहे थे जो युवराज को परेशान कर रहे थे। युवराज उन बालों को सुहानी के चेहरे से हटाने के लिए अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो सुहानी के चेहरे को छूने वाला था, उसे कुछ याद आता है और अगले ही पल वो सुहानी को छोड़कर अपने कदम पीछे ले लेता है। युवराज के ऐसा करते ही वो दोनों अनकंफर्टेबल होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कहें। तभी युवराज बात को संभालते हुए बनावटी गुस्से के साथ कहता है, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जो जगह जगह गिरती रहती हो? सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती, सर क्या मतलब? युवराज गुस्से में ही कहता है, मतलब ये कि तुम कभी जंगल के भेड़िए के सामने गिर जाती हो तो कभी मेरी कार के सामने। आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो प्लेन फ्लोर पर गिरने लगी। ये सुनकर सुहानी खामोश हो जाती है। वो युवराज से कुछ नहीं कहती, वो बस अपना सर नीचे किए खड़े रहती है। युवराज आगे कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। सुहानी अब भी वहां रुककर नीचे देख रही थी। युवराज के कई बार कहने के बाद भी वो अपना सर ऊपर नहीं उठाती। उसे ऐसे देखकर युवराज को एहसास होता है कि शायद उसने सुहानी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। अब उसे सुहानी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था और खुद पर गुस्सा आ रहा था। सुहानी का इस तरह से सर झुकाए खड़े रहना युवराज को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ सुहानी? सुहानी अपना सर उठाकर मायूसी के साथ कहती है, युवराज सर, मेरी सैंडल। युवराज देखकर ये आश्चर्यचकित हो जाता है कि सुहानी की सैंडल टूट गई थी और वो उसी को देख रहा था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।